सभी को नमस्ते। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल लो विद ट्विंस में एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हमने टैक्सेशन लॉ को पूरा कवर करना है, लेकिन इसमें हम इनकम टैक्स एक्ट 1961 को ही कवर करेंगे और बेसिकली सेक्शन 58 तक कवर करेंगे। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लाइक असेसमेंट हो गया, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड रूल्स हो गए, वो भी इसमें डिस्कस कर लेंगे। लास्ट ईयर क्वेश्चंस का एक पार्ट बना लेंगे, लेकिन मैक्सिमम हमारा यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट अप टू सेक्शन 58 दैट इज़ जो हेड्स ऑफ इनकम है मेनली वहाँ तक रहेगा। लेकिन ये वीडियो जो आप देखेंगे मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़, चौधरी चरण सिंह के लिए तो ये पूरा सिलेबस ही कवर कर देगा, माश कुंबरी के लिए पूरा सिलेबस ही कवर कर देगा, लेकिन बाकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए 50 to 60% तो कवर करेगा। तो आपका ये लेक्चर बड़ा ही हेल्पफुल होने वाला है। इस पूरे सेशंस को हम लोग आज कवर करेंगे इस रिवीजन सेशन में। और साथ में आपको बताना चाहूँगा कि लो विद ट्विंस के केवल 3 नंबर हैं। मैंने पहले भी ये बात बता रखी है। अगर आपको इन नंबर से पेमेंट की डिमांड आती है तभी आप पेमेंट करें नोट्स के लिए, लेक्चर के लिए। अदरवाइज आपको किसी डिफरेंट नंबर से कभी मैसेज आता है तो मेक श्योर कि आप उस पर रिप्लाई ना करें जब तक हम पब्लिकली कोई वीडियो बना के डालें ना। कभी मान लो हमारा फ़ोन ख़राब हो गया या मान लो कभी सिम बंद हो गई, किसी कारण ये नंबर नहीं चल पाए तो अलग बात है, हम फिर वीडियो बनाएंगे यूट्यूब पे प्रॉपर, हर जगह अपने कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, अपने डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे। अदरवाइज हमारे ये 3 नंबर है, तो 3 नंबर से ही आपने हमसे डील करना है। आदर कोई नंबर शॉर्ट ही करता है कि हम लो विद ट्विंस हैं तो वी आर नॉट लाइबल फॉर द सेम, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। कोई फ्रॉड में ना फंसे, केवल हम ही लो विद ट्विंस हैं और हमने इन्हीं जो ये नंबर है इसमें ही हम कांटेक्ट करते हैं। इन नंबर के थ्रू ही हम लोग मैसेज व्हाट्सएप के थ्रू चैट करते हैं, बाकी हम किसी के थ्रू चैट नहीं करते। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिस्ट्री एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्सेशन। जो टैक्स की हिस्ट्री है वो इंडिया में क्या रही है, क्या टैक्स कोई न्यूली कंसेप्ट है इंडिया में या इसकी हिस्ट्री एंशिएंट टाइम से शुरू हो गई है, कहाँ से इसके रूट्स स्टार्ट हुए हैं वो देखेंगे। और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, टैक्स लगाया क्यों जाता है। तो देखो, अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूँ, आप इसमें लिखोगे कि भाई जो टैक्सेशन है वो कोई न्यू कंसेप्ट नहीं है, इट इज़ एज ओल्ड एज सोसाइटी इटसेल्फ। ये बहुत पुराना है, जब से स्टार्टिंग हुई है सोसाइटी की, सिविलाइजेशन की, तब से ये टैक्सेशन सिस्टम भी स्टार्ट हुआ है। बिफोर गोइंग इनटू हिस्ट्री वी हैव टू नो दैट देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस। 2 प्रकार के टैक्सेस होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में आपका इनकम टैक्स आ जाता है, जो हम पढ़ेंगे अपने पूरे सिलेबस में। वेल्थ टैक्स आ जाता है, इसमें आपका गिफ्ट टैक्स आ जाता है। और इनडायरेक्ट में आपका जीएसटी आ जाता है। जीएसटी जो अभी कुछ साल पहले श्री नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट ने शुरू किया था। कस्टम ड्यूटी इसमें आ जाती है, कस्टम ड्यूटी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगाई जाती है। एक्साइज ड्यूटी जो प्रोडक्शन पे लगाई जाती है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल हैं। जो डायरेक्ट टैक्स है, नाम ही बता रहा है, डायरेक्ट आपको पता है कितना टैक्स लग रहा है, आपके इस पर्टिकुलर अमाउंट पे कितना टैक्स लगाया जा रहा है वो आपको पता होता है। ये बेसिकली प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है, जितनी इनकम बढ़ेगी उतना टैक्स बढ़ जाएगा, जितनी इनकम कम होगी उतना टैक्स कम हो जाएगा। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब है ये इनकम पे डिपेंड करता है। अब देखो, इंडिया में सभी लोगों की इनकम अलग अलग है, तो सभी लोग टैक्स भी नहीं पे करते हैं। जिसकी इनकम ज़्यादा है वो ज़्यादा टैक्स पे करता है, जिसकी कम है वो कम टैक्स पे करता है, जिसकी है ही नहीं वो टैक्स पे करता ही नहीं है। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है जैसी इनकम है वैसे चेंज हो जाएगा। पर इनडायरेक्ट टैक्स आपका डिग्रेसिव नेचर का होता है, ये प्रोग्रेसिव नहीं होता, ये बढ़ जाता है। अगर ये मतलब सेम रहता है, ये सेम रहता है चाहे इनकम आपकी बढ़ रही है कम हो रही है, किसकी इनकम ज़्यादा है किसी की इनकम कम है, ये हर समय सेम रहेगा। आप कहीं पे होटल में खाना खाते हैं
आपको जो जीएसटी देना पड़ता है वही जीएसटी दूसरे व्यक्ति को भी देना पड़ेगा। एक व्यक्ति जिसकी सैलरी ₹1,00,000 है, एक व्यक्ति जिसकी सैलरी 10,000 है, दोनों को खाने पे सेम जीएसटी देना पड़ेगा। अर्थात इनडायरेक्ट टैक्स में इनकम कितनी है वो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें सभी के लिए सेम टैक्स लगाया जाता है इरिस्पेक्टिव ऑफ अर्निंग। बट डायरेक्ट टैक्स में लाइक इनकम टैक्स, लाइक गिफ्ट टैक्स, जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा टैक्स, जितनी ज़्यादा इनकम उतनी ज़्यादा टैक्स, जितनी कम इनकम उतना कम टैक्स। तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस। नाउ लेट्स कम इनटू द हिस्ट्री। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ टैक्सेशन को लेकर, तो किसी भी सोसाइटी को चलाने के लिए, सोसाइटी में वेलफेयर स्कीम्स को शुरू करने के लिए, सोसाइटी में हॉस्पिटल रन करने के लिए, स्कूल्स बनाने के लिए, गरीबों को फैसिलिटीज़ देने के लिए, वी नीड अ सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। वी नीड, every society required to have system of taxation for running the society, for functioning the society. Otherwise society can't run. Government cannot do anything without money. गवर्नमेंट कभी पैसे के बिना कुछ कर ही नहीं सकती, और पैसा लोगों से टैक्स के माध्यम से आता है। अब आपको बता दूं कि इंडिया में टैक्सेशन एंशियंट टाइम से शुरू हो गया था, ब्रिटिश टाइम में भी इसको देखने को मिला, और आफ्टर इंडिपेंडेंस भी टैक्सेशन है। हम ये तीनों तरह से पढ़ेंगे। पहले हम एंशियंट टाइम में कैसे टैक्स डेवलप हुआ, कब टैक्स का ओरिजिन हुआ वो देखेंगे, ब्रिटिश टाइम में क्या क्या नए पॉइंट्स टैक्स में ऐड हुए, और आफ्टर इंडिपेंडेंस देखेंगे। तो सबसे पहले एंशियंट टाइम शुरू करते हैं। इसमें काफ़ी कुछ नीचे अभी है तो ये छोटा सा पॉइंट नहीं पढ़ाऊँगा। अब एंशियंट यहाँ से शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम एंशियंट टाइम पे पढ़ेंगे। तो अगर मैं टैक्सेशन की बात करूँ तो टैक्सेशन इज़ नॉट अ न्यू कंसेप्ट। टैक्सेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ इम्पोज करना देश की आज़ादी के बाद। टैक्सेशन बहुत ओल्ड एक फिनोमिना है, और ओल्ड टाइम से ये इम्पोज किया जाता था ताकि स्टेट को, राज्य को चलाया जा सके, किंगडम को चलाया जा सके। अगर एंशियंट टाइम की बात करें तो टैक्सेशन के रिगार्डिंग आपको मनुस्मृति में भी अच्छे से मिल जाएगा, और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी आपको मिल जाएगा। मनु, जिनको कि एक बहुत ही एंशियंट सेज और साथ में फर्स्ट लॉ गिवर माना जाता है, उन्होंने कुछ बातें बताई हैं टैक्सेशन सिस्टम को लेके। उन्होंने क्या बोला, मनु की बात बता रहा हूँ, मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है। उन्होंने बोला कि जो राजा होता है ना, वो टैक्स इम्पोज कर सकता है अपनी प्रजा के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर, पीपल्स के ऊपर, अकॉर्डिंग टू शास्त्र। शास्त्र के अनुसार वो टैक्स लगा सकता है। टैक्स जो है वो इनकम के ऊपर भी लगाया जा सकता है राजा के जरिए, किंग के जरिए, और टैक्स जो है वो खर्चे के ऊपर भी लगाया जा सकता है। जो वस्तुएं लोग लेते हैं उनके ऊपर भी टैक्स लगाया जा सकता है, और जो लोग इनकम कमाते हैं उनके ऊपर भी टैक्स लगाया जा सकता है। लेकिन साथ में मनुस्मृति ने बोला कि राजा को एक्सेसिव टैक्स नहीं लगाना चाहिए। एक्सेसिव टैक्स शुड बी अवॉइडेड, इट शुड नॉट बी इम्पोज्ड। टैक्स मस्ट नॉट बी अ पिंच फॉर द पेयर। पेयर को पिंच ना हो, टैक्स मिनिमम हो, कम हो, ताकि जो टैक्स देने वाला है उसको पिंच ना करे टैक्स देना। ऐसी सी बातें मनुस्मृति में लिखी गई हैं। मतलब टैक्सेशन के बारे में ओल्ड टाइम से वर्णन है, कोई नया टैक्सेशन सिस्टम नहीं है आज का। टैक्स जो थे वो ट्रेडर्स के ऊपर, आर्टिशियंस के ऊपर टैक्स लगाया जाता था, उनके प्रॉफिट का 1/5%। और टैक्स कौन पे करते थे अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति में? मनु ने क्या लिखा हुआ है, टैक्स पे करते थे एक्टर, डांसर, सिंगर, डांसिंग गर्ल से भी टैक्स लिया जाता। जो लड़कियां नाचती थी कहीं राजा महाराजाओं के महफिल में, उनसे भी टैक्स वसूला जाता था। और टैक्स कैसे वसूला जाता था? मोड ऑफ पेमेंट क्या होता था? टैक्स वसूलने का जो मोड ऑफ पेमेंट था वो या तो गोल्ड क्वाइन होते थे, या सिल्वर क्वाइन होते थे, या फिर कैटल्स होते थे, जानवर होते थे, ग्रेन्स होते थे, रॉ मटेरियल, इनकी फॉर्म में टैक्स लिया जाता था। राजा महाराजा अपनी प्रजा से बोलते थे जितना कमाओगे, जितना आप लोग फसल उगेगी, उसका 1/3 हिस्सा हमें चाहिए। ये टैक्सेशन था, ऐसे टैक्स लगाए जाते थे। तो मनुस्मृति में मनु ने साफ साफ बातें बोली कि टैक्स राजा लगा सकता था, राजा के पास हक था, राइट था, बट टैक्स एक्सेसिव नेचर का नहीं होना चाहिए जो टैक्स पेयर को पिंच करे। टैक्स ऐसा ना हो कि लोग बोलेंगे हम टैक्स देंगे ही नहीं। टैक्स जो था वो एक्टर, डांसर, सिंगर, डांसिंग गर्ल सभी के ऊपर लगाया जाता था।
ये सब कुछ मनु ने बताया है। अब कौटिल्य की बात की जाए तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने टैक्सेशन के बारे में अच्छे से बताया हुआ है। इसने कहा है कि इनकम टैक्स के जरिए ही रिवेन्यू स्टेट का जनरेट किया जाता था। इनकम टैक्स इम्पोज किया जाता था बेसिकली लोगों के ऊपर, उससे रिवेन्यू जनरेट होता था। टैक्स जो था कौटिल्य के हिसाब से भी डांसर, आर्टिशियंस, म्यूजिशियंस, डांसिंग गर्ल, एक्टर, इन सभी से वसूला जाता था। जो एक्सेस प्रॉफिट टैक्स था वो भी कौटिल्य ने वर्णन किया है कि कोई पर्सन बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट करता था तो उसको एक्सेस टैक्स लगाया जाता था, ये भी वर्णन इसमें हमें देखने को मिलता है। लैंड रिवेन्यू फिक्स किया गया था 1/6 ऑफ शेयर, मतलब जितना पर्सन कमाता है, रिवेन्यू जनरेट करता है, उसका 1/6 लैंड रिवेन्यू से पे करना पड़ता था गवर्नमेंट को, राज्य को, किंग को। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटीज भी इम्पोज करी जाती थी ऑन द अड वैलोरम बेसिस। अड वैलोरम का मतलब होता है वैल्यू, जितनी वैल्यू का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करिए उतनी वैल्यू का टैक्स देना पड़ता था। ये सारी चीज़ें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में है। तो हम लोग इनको पढ़ के बोल सकते हैं कि टैक्सेशन जो है उसकी हिस्ट्री लॉन्ग थी और एंशिएंट टाइम पे टैक्सेशन सिस्टम डेवलप होना शुरू हो गया था। अब हम ब्रिटिश टाइम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। अब उसके बाद आ गई ब्रिटिश टाइम की बारी। हमारे देश पर अंग्रेजों ने राज किया, अपनी कॉलोनी बनाया और उस टाइम पर भी टैक्सेशन सिस्टम बहुत डेवलप हुआ। जब अंग्रेज इंडिया में आए, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर इंडिया में आए और बाद में इंडिया पे राज करने लगे, और जब 1857 का विद्रोह हुआ उसके बाद तो इंडिया से पैसा वसूलना बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि विद्रोह में हुए नुकसान को पूरा जो करना था। तो इसलिए इन ब्रिटिशर्स ने अपने टाइम पर टैक्सेशन का बड़े लॉज बनाए। टैक्सेशन इंडियन से कैसे वसूल हो टैक्स, इसके लिए बहुत कानून बनाए। तो बात की जाए 1860 की, तो 1860 में 1857 में विद्रोह हो गया। तो आपको पता है 1857 का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह था, मुटनी थी, उसमें ब्रिटिशर्स को काफ़ी नुकसान हुआ था। उस नुकसान की भरपाई करने के लिए 1860 में सबसे पहले फर्स्ट टाइम सर जेम्स विल्सन के जरिए टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया। सर जेम्स विल्सन के जरिए पहली बार टैक्स ब्रिटिश इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया और पहली बार यूनियन बजट इंट्रोड्यूस किया गया आज़ादी से पहले बाय फाइनेंशियल मिनिस्टर जेम्स विल्सन ऑन 7 अप्रैल 1860। तो 7 अप्रैल 1860 को पहली बार यूनियन बजट इंट्रोड्यूस किया गया और पहली बार टैक्स इंपोज करने की बात करी गई। अगर बात की जाती है इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1860 की, तो ये जो एक्ट पास हुआ था इसका पर्पज़ ही 1857 के विद्रोह में हुए हानि से जो पैसा खर्च हुआ उसकी रिकवरी करना था। इस एक्ट में 1860 वाले इनकम टैक्स के एक्ट में 4 प्रकार के सोर्सेज बताए इनकम के। एक तो इनकम फ्रॉम लैंडेड प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन एंड ट्रेड, इनकम फ्रॉम सिक्योरिटीज़, इनकम फ्रॉम सैलरी। ये 4 सोर्सेज बताए इनकम के कि यहाँ से पैसा पर्सन के पास आता है इन सोर्सेज से, और ये 4 हेड्स है इनकम के, और इन 4 हेड से आया हुआ पैसा टैक्सेबल होगा। बाद में 1886 में इनकम टैक्स एक्ट 1860 में अमेंडमेंट लाई गई और अमेंडमेंट ला के कुछ नए हेड्स, पहले हेड्स हटाकर कुछ नए हेड्स ऑफ इनकम ऐड किए गए। हेड्स ऑफ इनकम मतलब कि इनकम कहाँ से आ सकती है। एक तो इनकम फ्रॉम सैलरी, पेंशन, ग्रेचुटीज, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट ऑफ कंपनीज, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, अदर सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे ऐड किया गया। ये सारी डेवलपमेंट ब्रिटिश टाइम में हो रही है। 1918 में इनकम टैक्स एक्ट फिर से नया एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया, पुराने वाले को रिप्लेस कर दिया गया, और बाद में 1922 में नया एक्ट लाया गया। और वो नया एक्ट तब तक चला जब तक देश आज़ाद नहीं हो गया। उसके बाद भी जब तक हमारे पास नया इनकम टैक्स एक्ट नहीं बन गया तब तक लगातार ये चला। नया जो इनकम टैक्स एक्ट था वो था 1961 का, है ना, 1961 का, हम भाषण कर लिखा है 1961 का। जब तक 1961 का एक्ट नहीं आ गया कंटिन्यूसली 1922 वाला एक्ट चला। तो आप देखो ब्रिटिशर्स ने कैसे इनकम टैक्स को हमारे देश में डेवलप किया। अब हम पढ़ेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस का ईरा।
तो स्टूडेंट्स, अब जब देश आज़ाद हो गया तो आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोगों ने 1961 तक पुराने वाला ब्रिटिश टाइम पे इनेक्ट किया हुआ इनकम टैक्स एक्ट को लागू किया। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद एक नीड महसूस होना शुरू हो गई कि अब कानून को चेंज करना बड़ा ज़रूरी है जो इनकम टैक्स को लेकर है। तो 1961 में ये चेंज किया गया। हमारे पास अब जो एक्ट है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, और ये हर साल फाइनेंस एक्ट के माध्यम से थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। ज़्यादा मेजर चेंजेस में नहीं आता, पर कुछ चेंजेस में आता है। ये जो भी मैं वीडियो बनाने लगा हूँ, ये फाइनेंस एक्ट 2024 के आधार पे बनाऊंगा। 2024 तक जो चेंजेस आए हैं अभी तक, उसके आधार पे, अभी तो 2025 चला हुआ है, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मान लो कल को मैं आपको ये वीडियो देता हूँ, आप 2026 या 27 में ये वीडियो देख रहे हैं, तो अगर इसमें कुछ चेंजेस होंगे तो मैं एक छोटा 15-20 मिनट का क्लिप बनाकर वीडियो के लास्ट में ऐड कर दूंगा। अगर क्लिप ऐड नहीं हुआ मतलब चेंज नहीं हुए, अगर क्लिप ऐड हुआ तो चेंज हो गए हैं। तो मैंने 2024 का जो फाइनेंस एक्ट था, अभी वह 25 चला हुआ है, लेकिन 24 के आधार पे मैं बनाऊंगा, पर फ्यूचर में वीडियो यूज़ होगी। उस टाइम पर कोई चेंज होगा तो एक अल्टरनेटिव पार्ट 10 या 15 मिनट का जो चेंजेस से डील करता है वो बताकर वहाँ पे बना देंगे। नोट्स आप हमसे ले सकते हैं, नोट्स अपडेटेड ही रहेंगे हमारे। तो ये नया जो एक्ट है उसमें 298 सेक्शन है, 14 शेड्यूल है, और साथ में 23 इसमें क्या है, 23 इसमें पार्ट्स हैं। उसके बाद 1994 में पैन कार्ड का सिस्टम यूज़ हुआ। पैन कार्ड आपको पता है क्या होता है कि सभी का एक पैन कार्ड बना होता है, जो पैन कार्ड हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में यूज़ किया जाता है ताकि पता चल सके एक पर्सन की इनकम का क्या सोर्स है, कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ कहाँ पैसा जा रहा है। 2006 से ई फाइलिंग शुरू हो गई। आज हमारे देश में ई फाइलिंग का कंसेप्ट है, सेल्फ असेसमेंट का कंसेप्ट है। ये सारी बातें आप आफ्टर इंडिपेंडेंस लिखोगे। तो देखो, हिस्ट्री में आपको पता चला कि हमारी जो हिस्ट्री है टैक्सेशन की, वो एंशियंट टाइम से स्टार्ट हुई, ब्रिटिश टाइम में डेवलप हुई, और आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने इसको आगे डेवलप किया है। इनफैक्ट मैं बता दूं आपकी नॉलेज के लिए कि जो भी इनकम टैक्स एक्ट मैंने आगे पढ़ाना है आपको, वो सारा आप आफ्टर इंडिपेंडेंस में पॉइंट्स बना के लिख सकते हो। नाउ क्वेश्चन है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्सेशन। टैक्स क्यों इम्पोज किया जाता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों टैक्स लगाएं, क्यों लोगों से टैक्स लें। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू रेज रिवेन्यू रेज करने के लिए टैक्स लगाया जाता है। रिवेन्यू बहुत ही इसेंशियल है। जितनी भी वेलफेयर स्कीम है गवर्नमेंट स्टार्ट करती है पैसों से। गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाती है, गवर्नमेंट रोड बनाती है, गवर्नमेंट ब्रिज बनाती है,